हाँ जी मित्रों, तो कैसे हो आप लोग? अगर आपको भी पॉकेट एफएम स्टाइल में स्टोरी सुनना पसंद है, एडवेंचर, एक्शन, रोमांस एंड हरीम सीरीज वाली, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही में हाइप भी मार देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। डिस्क्लेमर: ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाएं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगह और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक, चैट जीपीटी या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान या आपकी गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही मेल खा जाए तो समझ लीजिए कि किस्मत बहुत तेज़ है, कहानी नहीं। चेतावनी: सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा, ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लग जाए तो ठंडा पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी ख़त्म की जा सकती है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात: कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह कहानी एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। वो रात जब शाओमेई की जिंदगी बदल गई। लिन चेन की आवाज़ शाओमेई के दिमाग में गूंज रही थी जैसे कोई जादू हो। उसके शब्द उसकी हर रुकावट को तोड़ रहे थे। ताकत, शाओयान से भी ज्यादा ताकत, ढेर सारी दवाइयाँ, ड्यूजों का सहारा, सब कुछ इतना शानदार था कि उसका दिमाग घूम रहा था। वो समझदार लड़की थी। उसने जल्दी ही फैसला कर लिया, ये मौका उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। उसने आंखों में चमक लाते हुए सिर हिलाया। शाओमेई राजी है। लिन चेन के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे ऐसी लड़कियों से बात करने में मजा आता था, या फेई हो या शाओमेई, जो समझदार होती हैं, जो जानती हैं कि हर चीज़ की कीमत होती है। बस उनके सामने वो कीमत रखनी होती है जिसे वो ठुकरा न सकें। अच्छा, तो अब सीधा दूल्हा दुल्हन वाले कमरे में चलते हैं। लिन चेन ने हाथ हिलाया। एक अदृश्य ड्यू एनर्जी ने शाओमेई को उठाकर उसके सामने ला खड़ा किया। उसकी बाहों में शाओमेई का नाजुक शरीर था। अभी अभी जवान हुई ये लड़की अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा भरी भरी थी। उसने अपने शरीर और चेहरे को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी त्वचा रेशम की तरह कोमल थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाजुक फूल हो। बड़े साहब, शाओमेई की आंखें फटी रह गईं। वो उसे धक्का देना चाहती थी, लेकिन लिन चेन पहाड़ की तरह अटल था। क्या वादा तोड़ना चाहती है? लिन चेन की आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। नहीं, मगर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी। शाओमेई हकला रही थी। उसने हाँ तो कह दी थी, लेकिन इतनी जल्दी? उसने सोचा था शादी की रस्में होंगी, तैयारियां होंगी, कम से कम कुछ दिन तो मिलेंगे। मैंने राजा की बात कही, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। और जल्दी देर से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुमने दवाइयां लेकर मुकर जाने की सोची है? शाओमेई के पास कोई जवाब नहीं था। वो सच था, उसने हाँ कह दी थी, तो फिर ये रस्म तो होनी ही थी। और उसने देखा लिन चेन के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी थी। अगर वो अब मुकर गई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। बड़े साहब, क्या आप सच में मेरी कल्टीवेशन इतनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं? मेरी नींव तो नहीं हिलेगी ना? उसने आखिरी बार पूछा। मैं कहता हूं तो हो जाएगा। शक है तो अभी साबित कर दूं। लिन चेन ने उसे उठाया और सीधा उसके कमरे के अंदर ले गया। बाहर से शाओ परिवार के कुछ छोटे बच्चे गुजरे। उन्होंने ये सब देखा, लेकिन उनकी आंखों ने देखा ही नहीं। ड्यूज़ुन की ताकत उनकी नज़रों पर पर्दा डाल सकती थी। अंदर, लिन चेन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, थोड़ा रूखेपन से, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी कोमलता भी थी। शाओमेई का दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझा लिया था, लेकिन असली पल आने पर उसकी रूह कांप रही थी। उसने अपने होंठ काटे। बड़े साहब, हल्के हाथ से। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। लिन चेन के होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। उसने एक हाथ से उसकी गुलाबी पोशाक खींची, कपड़े सरक गए, उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा सामने आ गई। शाओमेई चीख पड़ी। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लिन चेन ने उसकी टखनी पकड़ ली और उसे अपने सामने खींच लिया। फिर वो उस पर झपटा, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। योजक चिन्ह। 1 घंटा बीत गया। शाओमेई बिस्तर पर लेटी थी। उसके शरीर पर हल्की सी चादर थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। ड्यूज़ुन के साथ ये पहली लड़ाई आसान नहीं थी। उसकी आंखें थोड़ी खाली थीं, जैसे उसने कुछ खो दिया हो, कुछ पा लिया हो। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा। ऐसा मत देखो जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। अपनी कल्टीवेशन देखो क्या मिला। शाओमेई ने आंखें बंद करके अपने अंदर झांका और उसकी आंखें फटी रह गईं। 7 स्टार फाइटर। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कनान कॉलेज में 1.5 साल लगा दिए थे 1 स्टार फाइटर से 5 स्टार फाइटर तक पहुंचने में। और आज 1 घंटे में वो 2 स्टार चढ़ गई थी। दर्द भूल गया था, बस एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। तो लगा मैं झूठ बोल रहा था। लिन चेन मुस्कुराया। 2 स्टार तो बस शुरुआत है। 1 महीने में ड्यू ग्रैंड मास्टर, मेरा वादा है।
शाओ मेई की आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। उसकी जगह एक अजीब सी चमक थी, लालच नहीं बल्कि एक नई भूख। उसने सोचा अगर ये रफ्तार रही तो एक महीने में वो सिर्फ ड्यू ग्रैंड मास्टर ही नहीं बल्कि 3-4 स्टार तक पहुंच सकती थी। वो कनान कॉलेज लौटेगी तो सीधा इस साल की इनकोर्ट की परीक्षा में बैठ सकती थी और शाओ यू को भी पीछे छोड़ सकती थी। लेकिन फिर उसने सोचा अब कॉलेज ही क्यों जाना। लिन चेन के पास रहकर ड्यूकिंग बनना भी मुश्किल नहीं था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक अजीब सी शरारत भी। उसने धीरे से लिन चेन की तरफ देखा। बड़े साहब, इतनी तेजी से कल्टीवेशन बढ़ती देख बहुत अच्छा लग रहा है। तो और चाहिए? लिन चेन ने मुस्कुराकर पूछा। शाओ मेई ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में वही चमक थी। अगर आज और अभ्यास करें तो और बढ़ सकती है। बेशक। तो बड़े साहब, मेरी कल्टीवेशन और बढ़ा दीजिए। उसकी आवाज़ में अब शर्माहट नहीं थी बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। अभी अभी क्या कहना सिखाया था मालिक? शाओ मेई की आवाज़ रेशम की तरह नर्म थी। उसने लिन चेन की कलाई पकड़ ली, उसकी आंखों में उम्मीद थी। लिन चेन हंस पड़ा। चलो तुम्हारी मर्जी। वो फिर आगे बढ़ गया। योजक चिन्ह। एक और घंटा बीत गया। 9 स्टार फाइटर। शाओ मेई चिल्लाई, उसकी आवाज़ में खुशी थी, हैरानी थी और एक अजीब सी नशे की हालत थी। इस बार लिन चेन को उठने का मौका नहीं मिला। उसने खुद उसकी गर्दन में बाहें डाल दीं। मालिक, और अभ्यास करवाए। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो किसी को भी पागल कर सकती थी। लिन चेन ने उसके माथे पर हल्की सी किस दी। थोड़ा आराम कर लो, बहुत भी हो गया। शाओ मेई उसकी बाहों में सिमट गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जैसे उसे और चाहिए था। और लिन चेन ने उसके पेट पर हाथ रखा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। शाओ मेई अभी अभी उसकी बनी थी और उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी, शायद जल्द ही उसके अंदर भी उसका खून पलने लगे। एक और बच्चा, एक और इनाम। याफेई का वो तोहफा जो लिन चेन को हैरान कर गया। लिन चेन के दिमाग में वही मशीनी आवाज़ गूंजी, डिंग। पता चला है कि शाओ मेई होस्ट के खून से गर्भवती है। इनाम वितरित किए जा रहे हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी जल्दी? बस एक रात में। उसने मन ही मन सोचा, ये शाओ मेई का शरीर कितना उपजाऊ है। होस्ट को मिला हेवन लेवल प्राइमरी फाइटिंग स्किल, ग्रेड फॉर्चून पाम। 7वें ग्रेड की दवाइयाँ 50। 6ठे ग्रेड की दवाइयाँ 300। लिन चेन थोड़ा हैरान हुआ। शाओ मेई, जो असल कहानी में एक किनारे की लड़की थी जिसके कुछ ही दृश्य थे, उसे इतना इनाम मिलना बहुत था। एक हेवन लेवल की फाइटिंग स्किल और ढेर सारी दवाइयाँ, ये उसके लिए बहुत था। उसकी कल्टीवेशन 6 स्टार ड्यूजन थी लेकिन उसके पास फाइटिंग स्किलों की कमी थी। अब एक और मिल गई थी। सिस्टम, इनाम ले लो। बूम। उसके दिमाग में एक सुनहरी आकृति बन गई, बार बार ग्रेट फॉर्चून पाम के हाथ दोहरा रही थी। एक एक मुद्रा उसके दिमाग में उतर रही थी, उसकी मांसपेशियों में बस रही थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से नाच रही हो। हेवन लेवल की स्किल, ये उसकी लड़ने की ताकत को 7 स्टार ड्यूजन बनने से भी ज़्यादा बढ़ा सकती थी। शाओ मेई ने उसके शरीर में हलचल महसूस की। वो उसकी बाहों में सिमट गई। मालिक, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी अभी कुछ नया समझ में आया। लिन चेन ने उसकी पतली कमर पर हाथ रखा। शाओ मेई ने अपनी आवाज़ में वही मिठास घोली। मालिक, मैं अभी भी 2 स्टार ड्यू ग्रैंड मास्टर से बहुत दूर हूँ। ठीक है, आज ये स्थिति भी पार करा दूँ। लिन चेन मुस्कुराया और फिर से आगे बढ़ गया। योजक चिन्ह। दोपहर हो गई। शाओ मेई का चेहरा लाल था, खुशी से, मेहनत से। लिन चेन की मदद से वो 2 स्टार ड्यू ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। मेई एर, तुम्हारी तरक्की बहुत तेज है। लिन चेन ने कहा। यह सब मालिक की कृपा है। शाओ मेई ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी छिप नहीं रही थी। लिन चेन ने सोचा, एक दिन में इतनी तरक्की, एक महीने में तो ये ड्यू ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर निकल जाएगी। शायद ड्यू किंग तक पहुंच सकती थी। लेकिन उसने जो एक महीने का वादा किया था वो हर दिन उसके साथ रहने का नहीं था। उसे याफेई के पास भी जाना था और शायद और भी जगह। उसकी 6 स्टार ड्यूज उनकी ताकत से कुछ ही दिनों में शाओ मेई को ड्यू ग्रैंड मास्टर बनाना मुश्किल नहीं था और ऐसा लग रहा था कि हो भी रहा था। मेई एर, कल बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ दिन आराम करो। लिन चेन उठा और उसके माथे पर हल्की सी किस दी। नहीं मालिक, मैं और अभ्यास कर सकती हूँ। शाओ मेई की आवाज़ में अब एक अजीब सी लत थी, ताकत की लत। लिन चेन मुस्कुराया। अब इतनी तेजी से अभ्यास नहीं कर सकते। तुम मेरे खून से गर्भवती हो, थोड़ा संभल कर चलना होगा। क्या? शाओ मेई की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा, मैं गर्भवती हूँ? इतनी जल्दी? उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी। उसे ताकत बढ़ाने का इतना शौक लग गया था और अब रुकना पड़ेगा। बच्चा हो जाएगा तो और प्यार मिलेगा ना? लिन चेन ने कहा। शाओ मेई ने सोचा, सच भी था। बेटा होने के बाद कोई उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। और अगर लिन चेन सिर्फ खेल रहा था भी, तो बच्चा होने के बाद वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने सिर हिलाया। हाँ, समझ गई। तो कुछ दिन आराम करो, मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा।
लिन चेन ने उसे चौथे और पांचवें ग्रेड की कुछ दवाइयां दी। उसके लिए ये दवाइयां अनमोल थीं, लेकिन लिन चेन के लिए मामूली। शाओ मेई ने खुशी से दवाइयां ले लीं और उसे विदा किया। योजक चिन्ह। अब याफेई के पास। लिन चेन के दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। याफेई ने एक दिन मांगा था, मानो वो कोई सरप्राइज तैयार कर रही हो। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। याफेई जैसी औरत जो पुरुषों को समझने में माहिर थी, पूरा दिन सोचती होगी कि उसे कैसे खुश किया जाए। उसने उड़ान भरी और सीधा मिटेल नीलामी घर पहुंच गया। नीलामी घर के दरवाजे बंद थे। आसपास लोगों का ढेर लगा था, सब हैरान थे। मिटेल नीलामी घर, जो 10 सालों में कभी बंद नहीं हुआ था, आज बंद था। आज नीलामी घर बंद है। क्या हो गया? सूरज पश्चिम से निकला क्या? अरे, तुम लोगों को कल की खबर नहीं पता? क्या खबर? सुनो, कल नीलामी के बीच में एक नौजवान आया। उसने 2 बोली लगाई और सुश्री याफेई को नीलामी बीच में रुकवाकर पीछे ले गया। क्या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, और आज नीलामी घर बंद है, समझो उसी से जुड़ा होगा। लोग कानाफूसी कर रहे थे। तभी लिन चेन हवा से उतरा। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। खाली हवा में कदम। ये ड्यूजोंग है। क्या? ड्यूजोंग वुटान शहर में? रुको, यही तो वो नौजवान है जो कल याफेई को ले गया था। हाँ, यही है। मैं कल वहाँ था। तो जिसने याफेई को रुकवाया, वो ड्यूजोंग है। हर तरफ चीखें थीं, सिसकारियाँ थीं। कुछ चेहरे पीले पड़ गए। वो जिन्होंने कल लिन चेन का मजाक उड़ाया था, वो अब कांप रहे थे। ड्यूजोंग उन जैसे मामूली लोगों को मार डाले तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन लिन चेन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। चींटियां क्या कहती हैं, किसे पड़ी है? लिन चेन, बड़े साहब अंदर पधारिए। दरबान ने उसे पहचान लिया और तुरंत अंदर ले गया। लिन चेन ने हाथ पीट कर लिए। उसकी चाल में वो ठसक थी, वो शान थी जो सिर्फ ड्यूजोंग की होती है। वो अंदर जा रहा था और उसके दिल में उत्सुकता थी। याफेई ने क्या तैयारी की थी? इतनी बड़ी कि पूरा नीलामी घर ही बंद कर दिया। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, याफेई के उस कमरे तक जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। लेकिन लिन चेन को नहीं पता था, याफेई ने उसके लिए सिर्फ एक रात नहीं सजाई थी, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली थी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। वो रात जब परी ने खुद को शैतान के हवाले कर दिया। लिन चेन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें उस लाल रंग के माहौल में खो गईं। मेज पर लाल कपड़ा बिछा था, उस पर लाल मोमबत्तियां जल रही थीं, उनकी लौ हवा में झूम रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। याफेई का बिस्तर भी लाल चादर से ढका था, पर्दे भी लाल थे, सब कुछ लाल, जैसे पूरा कमरा शादी की रात के लिए सजा हो। और मेज के पास याफेई बैठी थी, लाल रंग की चुस्त पोशाक पहने। उसका अग्नि समान शरीर उस पोशाक के नीचे से ऐसी आकृति बना रहा था जैसे कोई नदी पहाड़ों के बीच से बह रही हो। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे कोई पत्नी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हो। लिन चेन, बड़े साहब आप आ गए। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी, वो नमी थी, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। लिन चेन की हड्डियां पिघल गईं। हाँ, राजा आ गया। उसने सिर हिलाया और याफेई के पास बढ़ गया। याफेई तुरंत उठी। उसकी चाल में वो नाज था, वो ठुमक थी जिसने हजारों दिलों को धड़काया था। उसने लिन चेन को बैठाया। बड़े साहब, ये मैंने आपके लिए दावत सजाई है। थोड़ी शराब पी लें, फिर शादी की रस्म पूरी करें। उसकी आंखें लिन चेन की आंखों में थीं, उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे डर हो कि लिन चेन मना कर देगा। ठीक है, लिन चेन मुस्कुराया। दोनों की नज़रें मिली और कमरे में वो शरारत भरी हवा और गर्म हो गई। याफेई ने शराब का प्याला उठाया। बड़े साहब पियो। लिन चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये शराब कमज़ोर है। मेरी शराब पीते हैं। उसने नाजी से एक सुराही निकाली। ये शराब है, अमर मदिरा। वॉरियर पर्वत के चौथे ग्रेड के शराबी फलों से बनी है। ड्यू हुआंग भी इसके नशे में बेहोश हो जाते हैं। पीना चाहोगी? ज़रूर। याफेई की आंखें चमक उठीं। बड़े साहब पेंगे तो याफेई भी पिएगी। लिन चेन ने 2 बड़े प्याले भर दिए। याफेई ने प्याला उठाया, उसकी खुशबू ली और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी नाक फड़कने लगी। उसने एक घूंट पिया, उसके शरीर में गर्मी दौड़ गई, उसकी कल्टीवेशन थोड़ी सी बढ़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, बस एक घूंट में इतना फ़ायदा। कैसी लगी? लिन चेन मुस्कुराया। बड़े साहब की शराब बहुत अच्छी है। याफेई ने प्याला रखा और लिन चेन के लिए दूसरा प्याला भर दिया। उसने अपने हाथों से प्याला उठाया और लिन चेन के प्याले से टकराया। याफेई, बड़े साहब के नाम ये प्याला पी रही है। उसने एक ही घूंट में सारी शराब पी ली। उसके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई, उसकी कल्टीवेशन फिर बढ़ गई। लेकिन साथ ही नशे का असर भी होने लगा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। क्या शराब है? याफेई तो बस पीते ही मस्त हो गई। फिर दोनों ने एक के बाद एक प्याले पी डाले। याफेई का चेहरा और लाल होता गया, उसकी आंखों में अब नशे की चमक थी, उसकी पलकें धीरे धीरे गिर रही थीं। लिन चेन ने देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसने चुपके से अपनी ड्यू एनर्जी से याफेई का नशा उतार दिया था, नहीं तो वो बहुत पहले बेहोश हो चुकी होती। आखिरकार याफेई हार गई।
उसने हाथ हिलाया, बड़े साहब अब नहीं पी सकती, और पी ली तो आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर शादी की रस्म पूरी करते हैं। लिनचेन ने बाहें खोल दी और याफेई उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसने उसके नाजुक शरीर को थाम लिया, उसकी खुशबू सूंघी, वो खुशबू जो उसे पागल किए दे रही थी। याफेई ने सिर उठाया, उसकी आंखों में अब नशा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने लिनचेन की आंखों में देखा, बड़े साहब एक और प्याला पीना है, इस बार आपकी शराब से नहीं, मेरी शराब से। लिनचेन ने प्याला भरा और उसके हाथ में दे दिया। फिर दोनों ने बाहें बांध ली और एक साथ प्याला पी गए। याफेई ने सिर उठाया, उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखों में पानी था। बड़े साहब, क्या याफेई आपको पति देव कह सकती है? लिनचेन का दिल धड़क उठा। उसने उसके चेहरे के गाल पर हाथ रखा, बेशक। वो उसके होठों से चिपक गया। याफेई की बाहें उसके गले में डाल दी गईं। दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर उसने याफेई को उठाया, उसके कोमल शरीर को बाहों में लिए बिस्तर की तरफ बढ़ गया। पर्दे गिर गए, सफ़ेद कपड़े, लाल पोशाक एक एक कर बाहर आ रहे थे। लिनचेन ने उसके सामने याफेई को देखा, उसका बर्फ जैसा सफ़ेद शरीर, उसकी छाती का उभार, उसकी पतली कमर, उसकी लंबी टांगें, सब कुछ उसके सामने था। उसके अंदर की आग अब काबू से बाहर थी। वो फिर उस पर टूट पड़ा। वो खबर जिसने पूरे वुटेन शहर की नींद उड़ा दी। अगली सुबह पहली किरण जब खिड़की से आई तो याफेई लिनचेन की बाहों में थी। उसका चेहरा गुलाबी था, खुशी से, मेहनत से, लेकिन उस गुलाबीपन के पीछे एक हल्की सी थकान भी थी। पति देव, मैं अब 7 स्टार फाइटर हूँ। उसकी आवाज़ में खुशी थी, हैरानी थी और एक अजीब सा गर्व भी। उसने पूरी रात मेहनत की थी और 2 स्टार चढ़ गई थी। ये तरक्की उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसके परिवार ने उसे कम प्रतिभा का लेबल लगाकर वुटेन शहर जैसी छोटी जगह पर भेज दिया था। और आज एक रात में उसने सालों की मेहनत से ज़्यादा हासिल कर लिया था। अच्छा, थोड़ा आराम कर लो। मैं कुछ दिन और वुटेन शहर में रहूँगा। जब तुम ठीक हो जाओ फिर और तेज़ी से कल्टीवेशन बढ़ा देंगे। लिनचेन ने उसे बाहों में भर लिया और दोनों सो गए। योजक चिन्ह। दोपहर होते होते लिनचेन की नींद खुली। उसने एक अजीब सा सपना देखा था, उसमें वो एक रहस्यमयी औरत के साथ अभ्यास कर रहा था। उस औरत का चेहरा बदल रहा था, कभी शून्य लगती, कभी यूही, कभी मेईरोन, कभी याफेई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा याफेई उसके ऊपर थी। उसका चेहरा लाल था, उसकी सांसें तेज थीं। लिनचेन मुस्कुराया, ताकतवर बनने का इतना शौक है तो चलो और मेहनत करवा दूं। योजक चिन्ह। 2 दिन बीत गए। याफेई ड्यूशी के स्तर पर पहुंच गई थी। उसके शरीर पर ड्यू एनर्जी की एक हल्की सी परत चढ़ गई थी जो उसकी ताकत का प्रतीक थी। ड्यूशी यानी वो उन 80% लोगों को पीछे छोड़ चुकी थी जो कभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन याफेई जानती थी लिनचेन के सामने ये सुरक्षा कागज की तरह थी। वो बस हाथ लगाता और सब तोड़ देता। और फिर उसके दिमाग में वही मशीनी आवाज़ गूंजी। डिंग। पता चला है कि याफेई होस्ट के खून से गर्भवती है, इनाम वितरित किए जा रहे हैं। लिनचेन की आंखें चमक उठीं। गर्भवती। शाओ मेई से कुछ दिन धीमी, लेकिन फिर भी बहुत तेज। होस्ट को मिला एनलाइटनमेंट, 1 स्टार ड्यूजोन कल्टीवेशन, स्ट्रेंज फ्लेम, बीस्ट स्पिरिट फ्लेम, अर्थ लेवल एडवांस्ड फाइटिंग स्किल, 3000 थंडर फैंटम बॉडी। लिनचेन के होश उड़ गए। 1 स्टार ड्यूजोन। ड्यूजोन के स्तर पर 1 स्टार चढ़ना, ये उतना ही मुश्किल था जितना ड्यूजोंग से ड्यूजोन बनना। और एक नई स्ट्रेंज फ्लेम। और वो 3000 थंडर फैंटम बॉडी जो असल में 3000 थंडर का उन्नत रूप था। ये वो स्किल थी जो शरीर को इतना तेज बना सकती थी कि हेवन लेवल की स्किलों से भी टक्कर ले सके। असल कहानी में जिन किरदारों का वजन होता है उनसे इनाम भी ऐसा ही मिलता है। उसने मन ही मन सोचा। डिंग। क्या प्राप्त करना चाहते हो? पूछना भी क्या। बूम। उसके शरीर में ऊर्जा का एक तूफान समा गया। उसकी कल्टीवेशन जो 6 स्टार ड्यूजोन के पीक पर थी 7 स्टार के पीक पर पहुंच गई। एक ही झटके में याफेई ने उसके शरीर से निकलती उस भयानक ऊर्जा को महसूस किया, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो तुरंत समझ गई लिनचेन की कल्टीवेशन भी बढ़ रही थी। उसने चुपके से कपड़े पहने, बिस्तर से उतरकर कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। डर था कि लिनचेन के आसपास फैलती ड्यू एनर्जी उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन लिनचेन ने पहले ही अपनी ऊर्जा को काबू में रख लिया था, उसकी तरंगें याफेई को छू भी नहीं पाईं। योजक चिन्ह। नीलामी घर के बाहर लोगों का ढेर अभी भी था, सब चर्चा कर रहे थे कि आखिर नीलामी घर कब खुलेगा। तभी उन पर एक भयानक दबाव आ गिरा। ये क्या है? कितनी भयानक ताकत है! मैंने राजधानी में ड्यूहुआन को देखा था, उनकी ताकत भी इसके सामने कुछ नहीं। हर कोई सहम गया था। कुछ के घुटने कांप रहे थे, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए थे। योजक चिन्ह। शाओ परिवार। शाओ जान परिवार के काम निपटा रहा था, तभी उस पर यह भयानक दबाव आ गिरा। उसके हाथ कांपने लगे। ये ताकत! उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे याद आया सालों पहले जब वो शून्यी को शाओ परिवार में छोड़ने आए थे, उस प्राचीन कबीले के आदमी की ताकत ने उसे कांपा दिया था।
लेकिन ये ताकत उससे भी ज्यादा थी। योजक चिन्ह। गाली परिवार और ओबा परिवार, दोनों परिवारों के मुखियाओं के चेहरे पीले पड़ गए थे। वो आसमान की तरफ देख रहे थे जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उनकी छाती पर रख दिया गया हो। उनकी सांसें रुक रही थीं। कितनी कितनी भयानक ताकत! गाली के मुखिया के होंठ कांप रहे थे। राजधानी में ड्यूहुआंग देखा था, उससे भी कहीं ज्यादा, ओबा के मुखिया ने मुश्किल से कहा। पूरे वुटैन शहर की नज़रें अब मिटेल नीलामी घर की तरफ थीं। हर कोई जानना चाहता था आखिर ये भयानक ताकत किसकी थी। योजक चिन्ह। नीलामी घर के अंदर गूनी याफेई के कमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, ईर्ष्या थी और एक अजीब सा सम्मान भी। याफेई, याफेई, तूने सच में कोई बड़ा सहारा ढूंढ लिया है। ऐसे आदमी के साथ तेरा परिवार अब तुझे सिर्फ प्रशिक्षण नहीं देगा, तुझे सिर झुकाकर मानेगा। योजक चिन्ह। लंबे समय बाद लिन चेन की ऊर्जा शांत हुई। उसने आंखें खोली, उसके शरीर में अब 7 स्टार ड्यूज़ुन की ताकत थी। जैसे कोई नदी पहाड़ों से टकराकर समंदर में गिर रही हो। उसने अपनी मुट्ठी बांधी, उसके अंदर की ऊर्जा गरज रही थी। ये ताकत सच में कमाल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये खत्म नहीं था। उसके पास अभी एक और स्ट्रेंज फ्लेम थी, बीस्ट स्पिरिट फ्लेम। उसे निगलने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ने वाली थी। लेकिन लिन चेन को नहीं पता था, उसकी ये ताकत अब पूरे जियामिंग साम्राज्य की नींद उड़ा चुकी थी। और दूर, बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहां ड्यूज़ुन भी साधारण है, वहां एक शख्स की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। गु युआन। उसने अपनी बेटी के खून में बदलाव महसूस किया था और अब वो जानना चाहता था कि आखिर किसने उसकी बेटी को छुआ है। आग जो आसमान को जला सकती थी, आज किसी और की मुट्ठी में थी। बीस्ट स्पिरिट फ्लेम, स्ट्रेंज फ्लेम लिस्ट में 20वें नंबर की वो आग जो जानवरों से अपनी जैसी दोस्ती कर लेती थी। जो इसे अपने अंदर समा लेता, उसके अंदर भी जानवरों को अपनी तरफ खींचने की ताकत आ जाती थी। और आग होती तो थी, आसमान को जलाने की ताकत रखती थी। साथ ही ये किसी भी जानवर की आग की नकल कर सकती थी, शेर की दहाड़, पंछी की लौ, सांप की आग, सब कुछ। ये मुझे कितना आगे ले जाएगी, लिन चेन ने मन ही मन सोचा। उसने अपने सामने दिख रही उस सफ़ेद रोशनी में हाथ डाला और बाहर निकाली एक हरी लौ। वो लौ उसकी हथेली पर नाच रही थी और हर बार नाचते वक्त उसमें कोई न कोई जानवर की आकृति बन रही थी, कभी शेर, कभी पंछी, कभी ड्रैगन। लिन चेन ने देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने अपनी एंडलेस डिवोरिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी। वो आग, बीस्ट स्पिरिट फ्लेम, उसके हाथ में बेचैन हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसे निगलना चाहता है। उसने विरोध करना चाहा, लेकिन 7 स्टार ड्यूज़ुन के सामने उसका विरोध बच्चों का खेल था। लिन चेन ने उसे दबाया रूखेपन से और अपने अंदर समा लिया। उसके शरीर में ऊर्जा का एक नया तूफान उठा। उसकी कल्टीवेशन, जो अभी अभी 7 स्टार ड्यूज़ुन के पीक पर पहुंची थी, अब 8 स्टार ड्यूज़ुन के शुरुआती चरण पर जा पहुंची। वो भयानक दबाव फिर से वुटैन शहर पर छा गया। शाओ परिवार के मुखिया शाओ झान के हाथ कांप रहे थे। गाली और ओबा परिवारों के मुखियाओं के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी सांसें रुक रही थीं। उन्हें पता नहीं था कि ये ड्यूज़ुन की ताकत थी या ड्यूज़ुन की, बस इतना जानते थे कि ये ताकत उनके सपनों से भी परे थी। लिन चेन ने आंखें खोलीं। उसकी कल्टीवेशन 8 स्टार ड्यूज़ुन के मध्य चरण पर रुक गई। 9 स्टार नहीं पहुंच सका। उसने मन ही मन सोचा, थोड़ी निराशा के साथ। लेकिन फिर उसने सोचा, ये भी बहुत था। असल कहानी में शाओ यान ने किंगलियन अर्थ कोर फ्लेम ने ली थी, उससे उसे सिर्फ 3 स्टार ड्यू मास्टर की तरक्की मिली थी। ये आग उससे 3 नंबर नीचे थी और उसने ड्यूज़ुन के स्तर पर करीब 1 स्टार की तरक्की कर ली थी। ये बहुत बड़ी बात थी। उसने हथेली खोली, बीस्ट स्पिरिट फ्लेम उसकी हथेली पर नाच रही थी, हरी रोशनी बिखेर रही थी। उसने सोचा, और ये आग किसी भी जानवर की आग का रूप ले सकती थी। उसने एक सोचते ही वो आग ड्रैगन में बदल गई, फिर पंछी में, फिर शेर में, जैसे कोई जादूगर अपने करतब दिखा रहा हो। थोड़ी देर खेलने के बाद उसने उसे वापस समेट लिया। 3000 थंडर फैंटम बॉडी, ये स्किल अब उसके शरीर में पूरी तरह समा चुकी थी। उसके पैरों में हल्की सी बिजली दौड़ रही थी, जैसे वो हवा से भी तेज दौड़ सकता था। योजक चिन्ह। उसने कमरे के कोने में याफेई को देखा। वो पारदर्शी लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी थी, उसकी सफ़ेद त्वचा उस साड़ी के नीचे से झांक रही थी। उसकी कमर पतली थी, उसके उभार साफ दिख रहे थे, जैसे कोई परी बादलों के पीछे छुप रही हो। फेई एर, वहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरी बाहों में। लिन चेन मुस्कुराया। याफेई ने अपनी कमर को हिलाते हुए उसकी तरफ बढ़ी, सांप की तरह, नाज के साथ। वो उसकी बाहों में सिमट गई। मैं सोच रही थी कि पति देव के ब्रेकर थ्रू से निकलने वाली ऊर्जा कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। फिक्र मत करो, तुम मेरी हो, तुम्हें नुकसान कैसे होने दूंगा। चाहे तुम मेरे बगल में हो, वो ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। और लिन चेन के होंठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसने याफेई की कमर पकड़ ली। याफेई की मुस्कान और गहरी हो गई। वो उसकी बाहों में और सिमट गई, जैसे कोई बच्ची अपनी माँ से लिपट रही हो। लिन चेन ने नीचे देखा, उस साड़ी के नीचे उसकी त्वचा झलक रही थी।
उसके गले में पसीना आ गया। कितने दिनों से साथ थे, लेकिन याफेई का शरीर उसे हर बार हैरान कर देता था। याफेई की आंखों में वही नमी आ गई, पति देव और अभ्यास करना है। चलो, ड्यू ग्रैंड मास्टर बना ही दूं। लिन चेन ने उसे बिस्तर पर लिटाया, पर्दे गिर गए। योजक चिन्ह। एक दिन बीत गया, याफेई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, पति देव और ताकत चाहिए। फेई ए, काम और आराम दोनों जरूरी हैं। इतनी तेजी से अभ्यास करोगी तो तुम्हारा शरीर थक जाएगा, और तुम्हारे पेट में बच्चा है, उसका भी ख्याल रखना होगा। लिन चेन ने उसके बालों में हाथ फेरा। याफेई की आंखें फटी रह गईं। वो चुप हो गई, उसे लगा लिन चेन सच कह रहा था। इतनी तेजी से कल्टीवेशन बढ़ने के नशे में वो भूल गई थी कि उसका शरीर थक रहा था। अगर लिन चेन उसे अपनी ऊर्जा न दे रहा होता तो वो कब की टूट चुकी होती। लेकिन अगले ही पल उसने लिन चेन की तरफ देखा। पति देव, आपने क्या कहा? पेट में बच्चा। लिन चेन हंस पड़ा। हाँ, मैं बताना भूल गया, तुम मेरे खून से गर्भवती हो। याफेई के चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर उसकी जगह एक अजीब सी खुशी आ गई। उसे हमेशा डर था कि लिन चेन उसके साथ सिर्फ खेल रहा है, उसकी सुंदरता का फायदा उठाकर कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन अब बच्चा, बेटा होने के बाद कोई उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। तो अब तुम्हें आराम करना होगा। पिछले कुछ दिनों जैसा पागलपन नहीं। कल्टीवेशन बढ़ाने की जल्दी मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कभी भी ड्यू किंग बना सकता हूं। पति देव सच कह रहे हैं। याफेई ने सिर हिलाया। फिर उसके दिमाग में एक शरारत आई। वो उठी, लिन चेन के सामने बैठ गई, उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी और उसके कान में धीरे से कहा, तो जब तक मैं आराम करूं, क्या पति देव बच्चे से मिलने आएंगे? सुनिए, लगता है वो आपको याद कर रहा है। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, उसकी आंखों में चालाकी थी, उम्मीद थी और एक अजीब सी शरारत भी। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं, बस एक बार। उसने याफेई को बिस्तर पर लिटाया, पर्दे फिर गिर गए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। वो रहस्यमयी जैद जो सदियों से छिपा था। शाओ परिवार। शाओ जहान ने अचानक शाओ मेई को बुलाया। उसके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान थी जो वो हमेशा बड़ों के सामने रखती थी। शाओ चाचा, आप मेरे पास आए। कोई काम है? शाओ जहान मुस्कुराया। हाँ, एक काम है। तुमने सुना होगा, साम्राज्य के सबसे ताकतवर ड्यूज़ोंग बड़े साहब वुटेन शहर आए हैं। मैं सोच रहा था उनसे मिलने का मौका निकालूं। अगर उनकी कृपा हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं भी हुई तो कम से कम ये तो न लगे कि शाओ परिवार ने आदर नहीं किया। शाओ मेई के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो जानती थी शाओ जहान जिस बड़े साहब के बारे में बात कर रहा था वो उसका पति था। अगर वो चाहती तो उसे बता सकती थी, लेकिन उसकी अपनी एक छोटी सी योजना थी। अगर शाओ जहान को पता चल गया कि उसकी भतीजी ड्यूज़ोंग की पत्नी है तो परिवार में उसकी हैसियत एकदम बदल जाती। लेकिन अभी नहीं। शाओ चाचा का विचार बहुत अच्छा है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। ड्यूज़ोंग बड़े साहब से मिलने जाएं तो कोई ना कोई तोहफा ले जाना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ले जाऊं। तुम कनान कॉलेज में पढ़ रही हो, बड़े लोगों से मिली हो, कोई सुझाव है? शाओ मेई की आंखें चमक उठीं। तोहफे का सुझाव मैं दे सकती हूँ, और मैं खुद तोहफा चुनकर ड्यूज़ोंग बड़े साहब तक पहुंचा सकती हूँ। शाओ जहान ने सोचा, उसकी भतीजी कनान कॉलेज में पढ़ रही थी, बड़े लोगों से मिली थी, उसे भरोसा हो सकता था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे भी साथ चलना होगा। बड़े साहब से मिलने परिवार का मुखिया खुद जाए तो ही आदर दिखता है। जैसी आपकी मर्जी। शाओ मेई मुस्कुराए। योजक चिन्ह। अगले दिन शाओ जहान और शाओ मेई ने तोहफे चुनकर मिटेल नीलामी घर की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में उनकी मुलाकात गाली परिवार के मुखिया जियाली बी और ओबा परिवार के मुखिया ओबापा से हो गई। लगता है शाओ मुखिया भी लिन चेन बड़े साहब से मिलने जा रहे हैं। जियाली बी ने ताना मारा। तुम दोनों को भी ये सूझा? लगता है तुम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हो। शाओ जहान ने मुंह चढ़ाया। बातें बनाने की बातें। इस बार मैं बड़े साहब के लिए इतना शानदार तोहफा लेकर आया हूं कि तुम दोनों की नाक में दम कर दूंगा। ओबापा ने हंसते हुए कहा। तेरे ओबा परिवार की कंजूसी का क्या भरोसा? कहीं तोहफा देखकर बड़े साहब नाराज न हो जाएं तो तेरी तो वही लगेगी ना। शाओ जहान ने पलटवार किया। तीनों मुखिया आपस में ताने मारते हुए मिटेल नीलामी घर के दरवाजे पर पहुंचे। योजक चिन्ह। नीलामी घर के अंदर लिन चेन याफेई को खाना खिला रहा था। उसने एक बोतल दूसरे ग्रेड की स्पिरिचुअल लिक्विड बनाई थी। याफेई की कल्टीवेशन अभी बहुत कम थी और वो गर्भवती थी, इसलिए दूसरे तीसरे ग्रेड की दवाएं ही उसके लिए सबसे सही थीं। फेई ए, मुंह खोलो। याफेई ने अपने लाल होंठ खोले, सिर ऊपर उठाया जैसे कोई छोटी चिड़िया अपनी चोंच खोले। लिन चेन ने उसके मुंह में दूधिया सफ़ेद लिक्विड डाला। उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि याफेई ने एक घूंट पिया और उंगलियां चटका लीं। पति देव की बनाई लिक्विड बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। पसंद आई ना? अच्छा। लिन चेन ने उसके गाल को सहलाया। तभी बाहर से नौकर की आवाज़ आई। लिन चेन बड़े साहब, तीनों बड़े परिवारों के मुखिया बाहर दर्शन चाहते हैं।
तीन परिवार, शाओ झान, जिया ली बी, ओ बापा। नहीं मिलूंगा। लिन चेन ने सिर हिला दिया। ड्यू ग्रैंडमास्टर लेवल की मामूली मछलियां ड्यूज उनसे मिलने की इच्छा रखती थीं। कुछ बड़े संप्रदायों में ड्यू किंग, ड्यू हुआंग तक को ड्यूज उनसे मिलना मुश्किल होता था जब तक कोई बड़ी बात न हो। और ये लोग ड्यू ग्रैंडमास्टर थे। उनसे बात करना भी अपमान था। नौकर बाहर आया, बड़े साहब मिलना नहीं चाहते। तीनों मुखियाओं के चेहरे लटक गए। रास्ते में एक दूसरे को ताने मार रहे थे और आखिर में मिलना ही नसीब नहीं हुआ। शाओ मेई ने आगे बढ़कर कहा, जाकर बता दो, शाओ मेई दर्शन चाहती है। नौकर ने हैरानी से देखा लेकिन चला गया। शाओ मेई, वो यहाँ है। लिन चेन थोड़ा हैरान हुआ फिर मुस्कुराया। कई दिनों से उससे मिला नहीं था, शायद याद आ गई होगी। उसने सोचा याफेई के साथ थोड़ा बोर हो गया था। शाओ मेई आ जाए तो दोनों को साथ अभ्यास करवा देता है। सबको अंदर बुलाओ। योजक चिन्ह, मेहमान कक्ष। शाओ झान के चेहरे पर अब वो घमंड था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसे नहीं पता था कि लिन चेन ने शाओ मेई की वजह से उन सबको बुलाया था, लेकिन उसने तो यही समझा कि शाओ परिवार की इज्जत ही काम आ गई। जिया ली बी और ओ बापा के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी नज़रें शाओ मेई पर थीं, जैसे वो कोई भूत देख रहे हों। उनके दिमाग में एक ही बात थी, अगर शाओ परिवार की ये लड़की लिन चेन जैसे बड़े साहब से जुड़ गई तो वुटैन शहर में उन दोनों परिवारों की जान मुश्किल हो जाएगी। कुछ ही पलों में लिन चेन सफ़ेद वस्त्र पहने आया। उसकी चाल में वो ठसक थी, वो शान थी। वो पहली कुर्सी पर बैठा। तीनों मुखियाओं के दिल धड़क रहे थे। इतने बड़े आदमी से पहली बार मिल रहे थे। उनके हाथों में पसीना आ गया था। उनकी नज़रें नीचे थीं। वो लिन चेन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लिन चेन ने उनकी तरफ देखा, बड़ी उदासीन नज़रों से। ड्यू ग्रैंडमास्टर के लेवल की मामूली मछलियां, उसकी नज़र में ये सब कीड़े मकोड़े थे। लेकिन उसकी नज़रें शाओ झान पर थोड़ी देर रुक गईं। शाओ परिवार, उसके पास एक चीज़ थी जो लिन चेन चाहता था, तुओ शेगू डीयू का टुकड़ा। वो रहस्यमयी जैद जो सदियों से शाओ परिवार के पास था, जो उस प्राचीन सम्राट के मकबरे को खोलने की कुंजी थी। उसने असल कहानी पढ़ी थी। शाओ परिवार कभी 8 प्राचीन परिवारों में से एक था। हजारों साल पहले पूरे देश में उसका नाम था। आज वो बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी वो जैद का टुकड़ा था। शाओ झान, आज मौका मिला है, ये जैद लेना है। उसने मन ही मन सोचा और उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। जैद जिसके लिए कबीले कबीले से टकरा जाते थे। लिन चेन सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर धीरे धीरे टकरा रही थीं। टक टक टक। हर टक की आवाज़ शाओ झान और बाकियों के दिल में ड्रम की थाप की तरह गूंज रही थी। उनके दिल उसी थाप पर धड़क रहे थे जैसे कोई जादूगर उनकी सांसों पर काबू पा रहा हो। बताओ, क्यों आए हो? लिन चेन की आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, जैसे वो पूछ रहा हो, आज मौसम कैसा है? शाओ झान ने हिम्मत जुटाई। उसे पता था कि उसकी भतीजी शाओ मेई और लिन चेन के बीच कुछ रिश्ता था, हालांकि वो नहीं जानता था कि वो रिश्ता कितना गहरा था। उसने कहा, शाओ परिवार का मुखिया शाओ झान, सुना है लिन चेन बड़े साहब वुटैन शहर में पधारे हैं, तो कुछ छोटे मोटे तोहफे लेकर आपका आदर सत्कार करने आया हूँ। उसने हाथ हिलाकर बाहर खड़े नौकरों को तोहफे लाने का इशारा किया। लिन चेन ने हाथ उठाकर रोक दिया, जरूरत नहीं। तुम्हारे शाओ परिवार के पास ऐसा क्या है जो मेरी नज़र में आ सके? शाओ झान का चेहरा लाल हो गया। बात सच थी, बड़ी तकलीफ देने वाली, लेकिन सच। वो अपना सारा परिवार बेच डालता तो भी शायद लिन चेन को खुश न कर पाता। शाओ झान की तरफ से, जिया ली बी की तरफ से, ओ बापा की तरफ से, तीनों ने एक एक कर अपने तोहफे पेश किए, लेकिन लिन चेन ने सबको एक ही लहजे में ठुकरा दिया। तीनों के चेहरे लटक गए, अब क्या करें? तभी लिन चेन ने शाओ मेई की तरफ हाथ बढ़ाया, आओ यहाँ। शाओ मेई शर्माती हुई आगे बढ़ी। लिन चेन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी पोशाक के नीचे हाथ डाला और उसकी सफ़ेद जांघों पर उंगलियां फेरने लगा जैसे वो कोई खिलौना हो, और शाओ मेई को उसमें कोई शर्म नहीं थी। उसने लिन चेन के सीने में मुंह छिपा लिया, शर्माते हुए लेकिन खुशी से। पति देव, ये शाओ झान चाचा हैं, मेरे चाचा, और शाओ परिवार के मुखिया भी। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जैसे कोई बच्ची अपने पिता से मिठाई मांग रही हो। शाओ झान की आंखें फटी रह गईं। जिया ली बी और ओ बापा के मुंह खुले रह गए। पति देव, ये लड़की जिसे वो अभी तक शाओ परिवार की एक साधारण लड़की समझते थे, वो लिन चेन की पत्नी थी। शाओ झान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो चीख न देता तो शायद फूट फूट कर रो पड़ता। शाओ परिवार जो दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा था, अब ड्यूज़ों की बाँह थाम चुका था। ये उसकी 3 पुश्तों की कमाई थी। जिया ली बी और ओ बापा के चेहरे उतर गए। उनके दिमाग में एक ही बात थी, शाओ परिवार की ये लड़की लिन चेन की पत्नी है। अब शाओ परिवार को अगर लिन चेन की तरफ से थोड़ी सी भी मदद मिल गई तो वुटैन शहर में उन दोनों परिवारों की जान मुश्किल हो जाएगी। लिन चेन की उंगलियां अभी भी शाओ मेई की जांघों पर थीं, तो मैं और शाओ परिवार कुछ हद तक रिश्तेदार हुए। ऐसे में शाओ परिवार के लिए कुछ करना भी बनता है।
उसने नज़रें जिया ली और ओ बापा पर डाल दी, वो नज़रें जो किसी को भी पत्थर की मूर्ति बना सकती थीं। अभी अभी तुम दोनों ने कहा था तुम्हारे परिवार शाओ परिवार के साथ वुटैन शहर की 3 बड़ी ताकतें हैं। जी जी बड़े साहब, दोनों की आवाज़ें कांप रही थीं। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो सुन लो, 3 दिन के अंदर अपने परिवारों का सारा कारोबार, सारी जायदाद शाओ परिवार को हस्तांतरित कर दो। आज से वुटैन शहर में सिर्फ एक ही बड़ा परिवार होगा, शाओ परिवार। क्या? जिया ली बी और ओ बापा के चेहरे उतर गए। उन्होंने सोचा था शायद लिन चेन शाओ परिवार को कुछ फायदा दिलवाएगा, कोई रियायत देगा। लेकिन इतना बड़ा दांव, सारा कारोबार, सारी जायदाद, ये तो उनकी रगों से खून निकालने जैसा था। बड़े साहब, ये नामुमकिन है। जिया ली बी की आवाज़ फटी हुई थी। लिन चेन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी, तुम मुझे मना कर रहे हो। अगले ही पल उन दोनों पर एक भयानक दबाव आ गिरा, जैसे कोई पहाड़ उनकी छाती पर रख दिया गया हो, और साथ ही उनके चारों तरफ हजारों तलवारें थीं जो उन्हें काटने को तैयार थीं। एक पल को लगा जैसे वो बर्फ की चादर में जम रहे हैं, अगले ही पल लगा जैसे आग की भट्टी में जल रहे हैं। उनकी सांसें रुक रही थीं, उनके चेहरे लाल हो गए थे, लगा जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। बस कुछ ही सांसों में दोनों का बुरा हाल हो गया। उनकी आंखों में खून उतर आया था, लगा जैसे अगले ही पल वो मर जाएंगे। बड़े साहब, रहम, हम मानते हैं सारा कारोबार शाओ परिवार को, जिया लीबी ने मुश्किल से कहा। हम भी, ओ बापा की आवाज़ घुट रही थी। लिन चेन ने नज़रें हटा लीं। दबाव गायब हो गया। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े, सांसें ले रहे थे, हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर डर था, लाचारी थी और एक अजीब सी हार भी। उन्हें पता चल गया था, ड्यूज़ोंग की नज़र में वो जैसे चींटियां थीं। उनकी सारी दौलत, उनका सारा घमंड एक आवाज़ में मिट्टी में मिल सकता था। शाओ जहान ये सब देख रहा था, उसके हाथों में पसीना आ गया था। उसने मन ही मन सोचा, कितनी अच्छी किस्मत थी कि शाओ मेई लिन चेन की पत्नी बन गई, वरना आज उसकी भी यही हालत होती। 3 दिन, काम हो जाएगा? लिन चेन ने पूछा। हो जाएगा, दोनों ने मिलकर कहा। उनके मुंह से अब मना करने की हिम्मत नहीं निकल रही थी। अच्छा, लिन चेन ने शाओ जहान की तरफ देखा। शाओ जहान। बड़े साहब, शाओ जहान ने तुरंत सिर झुकाया। मेरा ये मिलन तोहफा पसंद आया। बड़े साहब, ये तो शाओ परिवार के लिए सपने से भी बड़ा उपहार है। शाओ जहान की आवाज़ में खुशी थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो जानता था, इतना बड़ा उपहार मुफ्त में नहीं मिलता, तो बदले में कुछ देना भी बनता है ना। लिन चेन मुस्कुराया। शाओ जहान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बड़े साहब, शाओ परिवार के पास ऐसा क्या है जो आपको पसंद आ सके? तुम्हारे पास एक चीज़ है जो मुझे चाहिए। क्या? शाओ परिवार के पूर्वजों से चली आ रही वो ज़ैद तुम्हारे पास है ना? शाओ जहान के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो ज़ैद, शाओ परिवार की वो विरासत जो पीढ़ियों से छिपा कर रखी गई थी, जिसके बारे में उसे पता था कि प्राचीन कबीले भी उसके पीछे पागल थे। लिन चेन उसके बारे में जानता था। उसके हाथ कांपने लगे। वो ज़ैद देना, ये उसके लिए अपनी जान से बढ़कर था। लेकिन उसने जिया ली बी और ओ बापा की हालत देखी थी, अगर उसने मना किया तो उसका क्या हश्र होगा। उसने गहरी सांस ली। बड़े साहब, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी ले आता हूँ। लेकिन लिन चेन को नहीं पता था, वो ज़ैद सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था। उसके अंदर एक प्राचीन शक्ति सोई हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो उसके हाथ लगते ही जाग सकती थी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। पल जब दो परियां एक ही जाल में फंस गईं। ठीक है, अब जाओ। लिन चेन ने हाथ हिलाया और तीनों मुखिया बाहर निकल गए। नीलामी घर से बाहर आते ही जिया ली बी और ओ बापा के चेहरे जमीन पर गिर गए। उनकी नज़रें शाओ जहान पर थीं, आंखों में जलन थी, गुस्सा था, लाचारी थी। शाओ जहान, तेरी किस्मत तो देखो, जिया ली बी ने दांत पीसते हुए कहा। तेरे शाओ परिवार ने क्या ही लड़की पैदा की है? ओ बापा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। वे लिन चेन के सामने तो चूहे बने हुए थे, लेकिन शाओ जहान पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। शाओ जहान ने ठंडी मुस्कान दिखाई। शाओ परिवार की बेटी को लिन चेन बड़े साहब की कृपा मिली, ये उसकी अपनी किस्मत है। तुम दोनों जाओ और अपनी जायदाद का हिसाब लगाओ। 3 दिन में हस्तांतरण पूरा न हुआ तो बड़े साहब की नाराज़गी का अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो सिर्फ शाओ जहान को घूर सकते थे, और घूरना भी अब उनके बस की बात नहीं थी। 3 दिन बाद, जब सारी जायदाद शाओ परिवार के नाम हो जाएगी, तो वो शाओ जहान के सामने भी कुछ नहीं रहेंगे। योजक चिन्ह। नीलामी घर के अंदर, जिया ली बी और ओ बापा के जाने के बाद लिन चेन ने शाओ मेई को अपनी बाहों में घुमाया। उसकी उंगलियां उसकी सफ़ेद जांघों पर सरक रही थीं, ऊपर की तरफ, धीरे धीरे। शाओ मेई की आंखों में वही चमक थी, वो शरारत, वो उत्सुकता, और एक अजीब सी शुक्रगुजारी भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से शाओ परिवार को इतना बड़ा लाभ मिलेगा। उसके चाचा शाओ जहान, जो कभी उसे सिर्फ एक साधारण भतीजी समझते थे, अब उसके सामने सिर झुकाएंगे।
उसकी आवाज़ परिवार में सबसे ऊपर होगी। उसने मन ही मन सोचा, अब लिन चेन को कोई ना कोई इनाम देना चाहिए, या यूं कहें खुद को इनाम देना चाहिए। पति देव इतने दिनों से मिले नहीं, बहुत याद आ रहे थे। उसकी बाहें लिन चेन के गले में थीं, उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो किसी को भी पागल कर सकती थी। याद तो आए, लेकिन इतने दिन, कल ही तो मिले थे। लिन चेन हंसा, बहुत दिन हो गए, मुझे तो बहुत याद आ रहे थे। शाओ मेई ने शरारत से अपने शरीर को हिलाया, उसके उभार हिल गए, उसकी कमर लचक गई। लिन चेन ने उसका चेहरा हाथों में लिया, अच्छा मुझे भी याद आए। उसने उसके माथे पर हल्की सी किस दी। शाओ मेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो उसके सीने से चिपक गई। पति देव इतने दिनों से करे न, उसने अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में वही उम्मीद थी जैसे कोई बच्ची मिठाई मांग रही हो। ठीक है, लिन चेन ने उसकी पोशाक खींची, कपड़े सरक गए, उसका नाजुक शरीर सामने आ गया। शाओ मेई की आंखें फटी रह गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। पति देव, ये तो शयनकक्ष नहीं। किसने कहा अभ्यास सिर्फ शयनकक्ष में होता है? लिन चेन के होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। उसने अपनी आत्मा की शक्ति फैला दी, पूरा कमरा उसकी निगरानी में आ गया, कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर उसने शाओ मेई की कमर पकड़ी, उसे उठाया और कुर्सी पर लिटा दिया। योजक चिन्ह। 1 घंटा बीत गया। शाओ मेई कुर्सी पर ढीली पड़ गई थी। उसका चेहरा लाल था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में संतुष्टि थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। पिछले कुछ दिनों में उसकी नींव मजबूत हो गई थी, इसलिए आज की मेहनत ने उसे सीधा 4 स्टार फाइटर बना दिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पति देव, और अभ्यास करना है। उसने लिन चेन की कलाई पकड़ ली। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। लिन चेन ने उसके लिए कपड़े पहनाए, जैसे कोई बच्ची को कपड़े पहना रहा हो। किससे? शाओ मेई हैरान थी। चलो, पता चल जाएगा। लिन चेन ने उसका हाथ पकड़ा और याफेई के कमरे में ले गया। शाओ मेई ने याफेई को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। याफेई सुश्री। याफेई ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, शाओ परिवार की बेटी। उसे याद आया कुछ साल पहले जब वो शाओ परिवार में किशोरों के बड़े होने के समारोह में गई थी, तब उसने 14 साल की शाओ मेई को देखा था। उसकी आंखों में वही चमक थी, उसके चेहरे पर वही शरारत थी। आज वो और भी खूबसूरत हो गई थी। उसके चेहरे पर अब वही शैतानी थी जो याफेई के पास थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी मासूमियत भी थी। याफेई ने अपने शरीर की तरफ देखा, फिर शाओ मेई की तरफ। उसने सोचा, शाओ मेई ने उसी की पोशाक पहनी थी, लेकिन उस पर ढीली लग रही थी। उसकी अपनी पोशाक उसके शरीर के उभारों को बखूबी दिखाती थी, ये फर्क साफ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व आया, लेकिन उसने छुपा लिया। जी, मैं शाओ परिवार की शाओ मेई हूँ। याफेई बहन से मिलकर बहुत खुशी हुई। शाओ मेई ने मीठी आवाज़ में कहा। वो बहुत समझदार थी, याफेई को देखते ही उसे समझ आ गया था कि लिन चेन और याफेई के बीच क्या रिश्ता था। उसने मन ही मन सोचा, तो आज शहर में जो चर्चा थी कि याफेई ने लिन चेन की वजह से नीलामी घर बंद कर दिया, ये सच था। शाओ मेई बहन, लगता है अब से हम दोनों एक ही घर की हो गईं। याफेई ने मुस्कुराकर कहा। उसने शाओ मेई के बिखरे बाल, लाल चेहरा और लड़खड़ाती चाल देखी, उसे अंदाज़ा लग गया था कि अभी अभी क्या हुआ था। याफेई बहन, आगे आप ही का सहारा रहेगा, शाओ मेई ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा। अरे नहीं, तुम तो बहुत भोली भाली हो। याफेई ने मुंह दबाकर हंसी। लिन चेन ने हल्की खांसी ली। तुम दोनों तो आपस में ही मशगूल हो गईं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई एहसास ही नहीं। पति देव जहाँ हो वहीं तो सबसे ज्यादा चमकते हैं। याफेई ने तुरंत अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। हाँ, मेरे दिल में तो पति देव ही सबसे ऊपर हैं। शाओ मेई ने उसकी दूसरी बाह पकड़ ली। लिन चेन ने अपनी बाहें खींच लीं और दोनों को अपनी कमर से लगा लिया। सुनो, मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे का ख्याल रख सको, बल्कि इसलिए कि तुम दोनों मेरे खून से गर्भवती हो। बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकती, साथ रहोगी तो एक दूसरे का बोझ बांट सकोगी। पति देव का मतलब, साथ में अभ्यास करेंगे। याफेई और शाओ मेई दोनों की आंखें थोड़ी फैल गईं। एक पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। याफेई बहन के साथ अभ्यास, मुझे तो और अच्छा लगेगा। अकेले अभ्यास करने से तो 3 लोगों का साथ ज्यादा मजेदार होगा। लिन चेन ने दोनों को देखा, उसकी आंखों में वही चमक थी, वही शैतानी मुस्कान। तो फिर अभ्यास शुरू करते हैं। लेकिन लिन चेन को नहीं पता था, याफेई और शाओ मेई दोनों गर्भवती अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। और उनके अंदर पल रहे बच्चे एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे, या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। ताकत जो आसमान को हिला सकती थी। 3 दिन बीत गए। 3 दिनों की मेहनत ने याफेई और शाओ मेई दोनों को थका दिया था। सुबह हुई तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में थकान थी, लेकिन संतुष्टि भी। शाओ मेई बहन, अब तुम्हारी बारी है। याफेई ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं, याफेई बहन, तुम्हारी बारी है, शाओ मेई ने मना किया। मैं तो अभी अभी पति देव के साथ अभ्यास करके आए। मैंने तो बस थोड़ी देर आराम किया था। दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही थी। उनकी हालत देखकर लिन चेन मुस्कुरा दिया।
पहले तो मेरे साथ अभ्यास करने में बहुत मजा आता था, अब 3 दिन में ही थक गईं। उसने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। याफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, पति देव, आपकी ताकत तो अपार है, हम तो मामूली इंसान हैं। उसकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी चमक भी थी। सच में, ताकत बढ़ने का नशा ऐसा था कि वो रुकना ही नहीं चाहती थी। लेकिन लिन चेन के पास वो ताकत थी, वो सहनशीलता थी, वो कहाँ रुकने वाला था। शाओ मेई ने भी सिर हिलाया। 3 दिन, लेकिन ये 3 दिन सिर्फ 3 दिन नहीं थे। हर दिन कई कई घंटे उसने मन ही मन सोचा और उसका चेहरा लाल हो गया। लिन चेन ने उनकी हालत देखी, उसे पता था अब थोड़ा आराम चाहिए था। काम और आराम, यही सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन तभी उसकी आत्मा में एक झटका लगा। युन शाओ, उसका सोल स्लेव, उसे संकेत भेज रहा था। खतरे का संकेत? क्या हुआ? उसने मन ही मन सोचा। युन शाओ 9 स्टार ड्यू हुआंग। युन लिंग सेक्ट में यू ही थी और कई ड्यू किंग थे। ऐसा क्या हो सकता था कि उसने खतरे का संकेत भेजा? और फिर उसके दिमाग में एक नाम आया, सोल पैलेस। असल कहानी में इसी समय सोल पैलेस का संरक्षक युन शाओ को ढूंढने आया था, उसे ड्यू जोंग बनाने का झांसा देकर उसकी आत्मा में हेरफेर करना चाहता था। उसने बहुत कुछ बदल दिया था, युन शाओ को पहले ही अपना सोल स्लेव बना लिया था। लेकिन इससे सोल पैलेस को युन लिंग सेक्ट ढूंढने से कोई रोक नहीं सकता था। उनका असली निशाना शाओ परिवार की वो जैद थी, तो शेगुडी का टुकड़ा, और उस जैद के पीछे प्राचीन कबीले की नज़रों को धोखा देना था। लिन चेन का चेहरा गंभीर हो गया। 1 साल से अधिक समय बाद आखिर सोल पैलेस से भेंट होने वाली थी। सोल पैलेस, वो ताकत जो पूरे ड्यू क्यूई क्षेत्र में छाई हुई थी। लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। 1 साल में वो 8 स्टार ड्यू जोन बन चुका था। ड्यू शेंग की लड़ाई अब दूर नहीं थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सोल हुआंग से पहले ही ड्यू हुआंग बन सकता था। तब सोल पैलेस के सारे संरक्षक, सारे कबीले, सब उसके सामने चींटियां थे। लेकिन अभी उसे युन लिंग सेक्ट लौटना था। फेई एर, मेई एर, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। लिन चेन ने कपड़े पहने, दोनों के माथे पर हल्की सी किस दी और उठ खड़ा हुआ। याफेई और शाओ मेई दोनों की आंखें फटी रह गईं। उनके दिल में डर था, कहीं पति देव नाराज तो नहीं हो गए, कहीं उन्हें छोड़कर तो नहीं जा रहे। खासकर शाओ मेई की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने होंठ काट लिए, जैसे डर हो कि अभी अभी मिली ये बड़ी ताकत उसके हाथ से निकल जाएगी। लिन चेन ने मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त किया, सच में कोई जरूरी काम है, निपटा कर वापस आ जाऊंगा। तब जाकर दोनों को यकीन हुआ। शाओ मेई ने उसका हाथ पकड़ लिया। पति देव, आपने वादा किया था, कनान कॉलेज चलेंगे, भूलना मत। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी चीज मांग रही हो। लिन चेन मुस्कुराया, मैं वादा करता हूँ, नहीं भूलूंगा। उसने दोनों को फिर से किस दी, फिर मुड़ा और अपने सामने हवा में एक दरार खोल दी। अंतरिक्ष की वो दरार उसके सामने खुल गई। उसके पीछे अंधेरा था, खालीपन था, अनंतता थी। उसने एक कदम बढ़ाया और अंदर समा गया। दरार बंद हो गई। याफेई और शाओ मेई ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में हैरानी थी। हवा को फाड़ना, अंतरिक्ष में चलना, ये तो उनके समझ से बाहर था। योजक चिन्ह, युन लिंग सेक्ट। युन लिंग सेक्ट के सभी चेले सुने, युन यान आवरण सक्रिय करो। युन शाओ की आवाज़ पूरे सेक्ट में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ में वो बुजुर्गपन था, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। सारे चेले अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबने एक साथ अपनी कल्टीवेशन को फोड़ा और सेक्ट की रक्षा करने वाला बड़ा आवरण, युन यान आवरण, सक्रिय हो गया। आसमान में बादल घने हो गए। उन बादलों में अजीब अजीब चमकती रेखाएं बन गईं, जैसे कोई जादू लिखा जा रहा हो। वो बादल एक उल्टे कटोरे की तरह पूरे युन लिंग सेक्ट पर छा गए। ये आवरण इतना ताकतवर था कि ड्यू हुआन के हमलों को भी रोक सकता था, और आज युन शाओ खुद इसे संभाल रहा था, तो इसकी ताकत ड्यू जोंग से भी कम नहीं थी। फिर भी युन शाओ और पूरे सेक्ट के चेहरों पर डर था। उनकी नज़रें आसमान में उस धुंध में लिपटी आकृति पर थीं। ड्यू जोंग, सोल पैलेस का संरक्षक। की उस धुंध से एक अजीब सी आवाज़ आई। युन शाओ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ हो। मैं खुद तुम्हें ड्यू जोंग बनाने का मौका दे रहा हूं और तुम मुझे मना कर रहे हो। आवाज़ में मजाक था, लेकिन उसके पीछे एक भयानक गरज भी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे सोल पैलेस के तोहफे को ठुकरा सकते हो? धुंध के पीछे एक दुबली पतली बूढ़ी आकृति थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हरी चमक थी। उसके शरीर से ड्यू जोंग की भयानक ऊर्जा फैल रही थी। उसकी योजना थी चुपके से युन शाओ से मिलना, उसे ड्यू जोंग बनाने का झांसा देना और उसकी आत्मा में हेरफेर करना। लेकिन जब वो चुपके से युन शाओ के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि युन शाओ की आत्मा पहले से ही किसी और के कब्जे में थी। युन शाओ के बिना सहयोग के वो उसकी आत्मा को नहीं बदल सकता था, और इसी बात ने उनके बीच झड़प पैदा कर दी। संरक्षक, या उसका नाम शायद कोई याद न रखता, उसने युन शाओ को गंभीरता से नहीं लिया। 9 स्टार ड्यू हुआंग, ड्यू जोंग के सामने क्या बिगाड़ सकता था? युन लिंग सेक्ट की चोटी पर नालिन युए यूई के पीछे छिपी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
उसके चेहरे पर वो अकड़ नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बस डर था। ड्यूज़ोंग की वो भयानक ऊर्जा उसे अंदर तक हिला रही थी। यूई ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में वो भरोसा था, वो यकीन था, जैसे उसे पता था कि उसका पति आएगा। डरो मत, तुम्हारे गुरुपति जरूर आएंगे हमें बचाने। लेकिन लिन चेन को नहीं पता था, सोल पैलेस का ये संरक्षक सिर्फ एक छोटी सी मछली था। उसके पीछे एक पूरा समुद्र था, सोल कबीला, और उस कबीले का मुखिया सोल हुआंग, जो ड्यू शेंग के उस पार की ताकत रखता था। और उस ताकत की नज़रें अब इस छोटे से झगड़े पर थीं। वो गुस्सा जिसने एक ताकतवर को धूल में मिला दिया। हाँ, तुम्हारे सोल पैलेस के एहसान की मुझे जरूरत नहीं। युन शाओ की आवाज़ में ठंडक थी, उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो एक बुजुर्ग योद्धा की होती है। उसके सामने खड़ा था धुंध में लिपटी वो आकृति, जिसकी एक हंसी से लोगों के होश उड़ जाते थे। कि ये मामला मेरे सोल पैलेस की बड़ी योजना से जुड़ा है, तुम्हारी मर्जी की कोई जगह नहीं। धुंध के अंदर से फिर वही अजीब सी हंसी आई, जैसे कोई भूत हंस रहा हो। वो हंसी हवा में लहरों की तरह फैल रही थी, और जहां जहां ये लहरें पहुंच रही थीं, वहां यून लिंग सेक्ट के चेलों के सिर चकराने लगे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उनके पैर डगमगा रहे थे। युन शाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने देखा युन यान आवरण, जो सैकड़ों सालों से युन लिंग सेक्ट की रक्षा कर रहा था, अब कमजोर पड़ने लगा था। उस पर दरारें पड़ रही थीं। संरक्षक या धुंध के पीछे उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने अब और देर नहीं की। महाशोक वायु को फाड़ना। उसकी आवाज़ फिर गूंजी और उसके शरीर से निकलकर एक अजीब सी सफ़ेद ऊर्जा आई। वो ऊर्जा इतनी ठंडी थी कि उसे देखते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वो ऊर्जा एक बड़े सूखे हाथ की तरह बन गई, जैसे कोई कंकाल अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा रहा हो। उस हाथ पर हड्डियों जैसी सफ़ेद ऊर्जा चमक रही थी। टूट जा, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, और वो सफ़ेद हाथ युन यान आवरण पर जा गिरा। बूम! पूरा आसमान हिल गया। सैकड़ों सालों से युन लिंग सेक्ट की रक्षा करने वाला वो आवरण, जो ड्यू हुआन के हमलों को भी रोक सकता था, उसके सामने दरक गया। एक बड़ी सी दरार उसके ऊपर से गुजर गई, जैसे कोई आसमान को चीर रहा हो। छी छी! नीचे खड़े युन लिंग सेक्ट के चेले, जो आवरण को अपनी ऊर्जा दे रहे थे, एक एक कर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकल रहा था, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। युन शाओ की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा था कि युन यान आवरण कुछ देर तक टिक जाएगा, लेकिन ये संरक्षक उसकी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही संरक्षक या ने फिर से हंसी मारी और सीधा उसकी तरफ उड़ चला। वो सफ़ेद ऊर्जा हवा में एक लकीर बनाती हुई बिजली की तरह उसके सामने आ गई। युन शाओ ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, हवा की चरम सीमा उल्का वेग। उसकी तलवार हवा में चमकी, एक पतली सी रेखा बनाती हुई। उस रेखा के आसपास की हवा कांप रही थी, जैसे वो जगह ही फटने वाली हो। वो रेखा सीधा संरक्षक या की तरफ बढ़ी। अच्छी तकनीक है, लेकिन बहुत कमज़ोर। मेरे सोल पैलेस का तोहफा तो ले ले, संरक्षक या ने मुस्कुराते हुए कहा, और अपने सूखे हाथ से उस तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया। उसकी हथेली से निकलती उस भयानक ठंडक ने उस ऊर्जा को पकड़ लिया और फिर उसे चूर चूर कर दिया, जैसे कोई कांच के टुकड़े को हाथ में दबा रहा हो। क्या? युन शाओ का चेहरा उतर गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। संरक्षक या की हथेली अब उसके सीने से बस कुछ ही दूर थी। मेरे गुरु को हाथ मत लगाना, एक ठंडी आवाज़ गूंजी। संरक्षक या ने उस तरफ देखा। यू ही, जिसका पेट अब बड़ा हो चुका था, अपनी तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी तलवार में वो ताकत थी, वो जुनून था, लेकिन 3 स्टार ड्यू हुआंग की ताकत। कि युन लिंग सेक्ट की प्रमुख 3 स्टार ड्यू हुआंग, मुझे रोकने आए हो? बड़ी हिम्मत। संरक्षक या ने उसकी तलवार पर अपनी हथेली मारी और यूई का हाथ सुन्न हो गया। उसकी उंगलियां खुल गईं और उसकी तलवार हवा में एक चाप बनाती हुई जमीन पर जा गिरी। गुरु, पीछे हटो, यूई ने चिल्लाते हुए कहा, और वो खुद युन शाओ के साथ पीछे हट गई। कि मैं तो सोच रहा था चुपके से युन शाओ की आत्मा बदलकर चला जाऊं, लेकिन तुम लोग इतने बेवकूफ़ निकले। लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। संरक्षक या की नज़रें अब यूई के पेट पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। मुझे नई जान से बहुत चिढ़ है। तेरे पेट के इस बच्चे से तेरी गलती की सजा दिलवा दूंगा। उसके आसपास की धुंध उबलने लगी, और फिर उस धुंध से सैकड़ों सफ़ेद जंजीरें निकलीं, जैसे कोई सांप अपना फन फैला रहा हो। वो जंजीरें यूई और युनशाओ की तरफ बढ़ रही थीं, हर तरफ से, जैसे कोई जाल बिछ रहा हो। गुरु, ये जंजीरें अजीब हैं, पीछे हटो, यूई चिल्लाई, लेकिन उसकी रफ्तार उन सफ़ेद जंजीरों के सामने कुछ भी नहीं थी। बस कुछ ही पलों में वो जंजीरें उनके सामने थीं, उनकी ठंडक यूई के चेहरे तक पहुंच रही थी। यूई को लगा अगर ये जंजीर उसे लग गई तो वो बुरी तरह घायल हो जाएगी, और उसकी नज़रें उसके पेट पर थीं। जंजीरें सीधा उसके बच्चे की तरफ बढ़ रही थीं। उसने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन वो जंजीरें जैसे जिंदा थीं। वो उसकी हर चाल को काट रही थीं और चालाकी से उसके पेट की तरफ बढ़ रही थीं।
गुरु सावधान। नालिन युए के चेहरे पर खून दौड़ गया। उसकी आंखों में वो सफ़ेद जंजीर यूही के पेट से बस कुछ ही दूर थी। यूही ने देखा, वो जंजीर अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी कल्टीवेशन संरक्षक या से पूरे स्तर पीछे थी और वो गर्भवती थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में पानी आ गया। पति देव, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं बचा पाए कि ये है तुम्हारी सजा। संरक्षक या की आंखों में पागलपन था। उसकी हंसी और तेज हो गई। लेकिन उसी पल उसके सामने हवा में एक दरार खुल गई। उस दरार के पीछे वो अंधेरा था, वो तूफान था जिसे वो खुद भी रोक नहीं सकता था। क्या? संरक्षक या की आंखें फटी रह गईं। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस दरार में से एक हाथ निकला और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके शरीर से निकलती सारी जंजीरें ढीली पड़ गईं, जैसे उनकी जान निकल गई हो। यूयी ने देखा वो हाथ जिसे वो हर रात अपने शरीर पर महसूस करती थी। वो हाथ जो उसे सहलाता था, जो उसे गर्माहट देता था। वो हाथ उसे कभी गलत नहीं लग सकता था। पति देव, उसकी आंखों से आंसू छूट गए, दर्द के नहीं, राहत के। तू कौन है? संरक्षक या की आवाज़ फटी हुई थी। उसकी गर्दन पर वो हाथ पत्थर की तरह था, वो हिल भी नहीं सकता था। दरार और खुल गई। उसमें से एक कदम बाहर आया, सफ़ेद वस्त्र पहने। उसकी आंखों में आग थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अजीब सी ठंडक भी थी। लिन चेन। उसकी आंखों में अब वो शैतानी मुस्कान नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। लेकिन वो शांति उस तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक थी जो उसके पीछे था। मेरी औरत, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी, इतनी शांत, लेकिन वो धीमी आवाज़ पूरे आसमान में गूंज गई। जैसे कोई गरज रहा हो, लेकिन धीरे से। मर। बस एक शब्द, और उसके हाथ में असीमित ताकत आ गई। बूम। सिर्फ शारीरिक ताकत, बिना ड्यू एनर्जी के, बिना किसी तकनीक के, सिर्फ उसके हाथ का दबाव। संरक्षक या जो अभी तक ड्यूजोंग की ताकत से इठला रहा था, उसके हाथ में खून की धुंध बनकर बिखर गया। उसके शरीर का कोई टुकड़ा नहीं बचा, सिर्फ एक लाल धुंध जो हवा में बिखर गई। उसकी सफ़ेद ऊर्जा भी उसके साथ बिखर गई, जैसे कभी थी ही नहीं। युनलिंग सेक्ट में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। वो संरक्षक जिसने उनका आवरण तोड़ दिया था, जिसने उनके गुरु को हरा दिया था, जो उनकी प्रमुख को मारने वाला था, वो आदमी खून की धुंध बन गया था। एक हाथ के दबाव से। युनशाओ और यूयी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक भरोसा था, वो भरोसा जो उन्हें पता था कि कभी टूटेगा नहीं। लिन चेन ने अपना हाथ पोंछा, जैसे कोई मक्खी मारी हो। फिर उसने यूयी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी नरमी थी। देर नहीं की न, मैं आ गया न। यूयी के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उसकी बाहों में आ गिरी और लिन चेन ने उसे थाम लिया। उसके पेट पर हाथ रखा। बच्चा ठीक था, सब ठीक था, लेकिन लिन चेन को नहीं पता था संरक्षक या सिर्फ एक छोटी सी मछली थी। उसकी मौत की लहरें सोल पैलेस के गहरे अंधेरे तक पहुंच चुकी थीं। और वहां एक और ताकत जाग रही थी। रात जब डर खत्म हुआ और प्यार शुरू हुआ। मर गया। नालिन युए ने आसमान में लिन चेन की आकृति को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और उससे भी ज्यादा एक अजीब सा विश्वास था। अभी अभी युन शाओ ने सबके सामने कहा था कि वो रहस्यमय आदमी ड्यूजोंग है। उसे ड्यूजोंग का पता नहीं था, बस इतना जानती थी कि वो इतना ताकतवर था कि पूरा युनलिंग सेक्ट भी उसके सामने कुछ नहीं था। वो संरक्षक जिसने उनके सैकड़ों साल पुराने आवरण को पल भर में तोड़ दिया था, वो लिन चेन के हाथ में खून की धुंध बन गया। उसकी नज़रें लिन चेन की पीठ पर टिक गईं। वो पीठ जो उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। उसके दिल में एक अजीब सी बात थी, वो जितना उसे देखती, उतना ही उसका दिल उसकी तरफ खींचता जाता था। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं भी उनकी बाहों में होती। उसने तुरंत अपने दिमाग को झटका दिया, वो उसके गुरुपति थे। लेकिन दिल तो दिल था, वो कहाँ रुकता था। योजक चिन्ह। आसमान में लिन चेन की आंखों में अब भी वही ठंडक थी। उसने अपना हाथ झटका और उसकी हथेली में बिखरी खून की धुंध से एक छोटी सी सफ़ेद लकीर निकल आई। वो लकीर संरक्षक या की आत्मा थी। क्या? एक चीख उठी। वो चीख अब उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी पहले थी। अब ये सिर्फ एक डरी हुई, सहमी हुई आवाज़ थी। बड़े साहब, रहम करो। मैं सोल पैलेस का आदमी हूँ। अगर मुझे मार दोगे तो सोल पैलेस के बड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे जीवित रखो, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। मैं तुम्हें सोल पैलेस की हर बात बता सकता हूँ। तुम समझदार हो, सोल पैलेस की जानकारी कितनी कीमती है, ये तुम जानते ही हो। संरक्षक या की आवाज़ में मिन्नतें थीं, रोना था, लाचारी थी, बस एक मौका चाहिए था जीने का। लिन चेन की आंखों में अब भी वही ठंडक थी। उसने सोचा, अगर इसने यूयी और उसके बच्चे पर हाथ न उठाया होता तो शायद वो इसे जीवित रखता, सोल स्लेव बनाकर रख लेता। लेकिन अब उसे इसकी जानकारी से कोई मतलब नहीं था। मर जा। उसके हाथ में फिर वही ताकत आ गई। नहीं। संरक्षक या की आत्मा चीख पड़ी। उसने अपनी आत्मा को जलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन 8 स्टार ड्यूज उनकी हथेली में उसके लिए कोई रास्ता नहीं था।
बूम! उसकी आत्मा भी धुंध में बिखर गई, सफ़ेद धुंध। उस धुंध में से एक अंगूठी गिरी। लिन चेन ने उसे अपनी हथेली में ले लिया। उसने मन ही मन सोचा, सोल पैलेस के संरक्षक ने सालों में कितने ड्यू हुआंग मारे होंगे। उनकी सारी दौलत, सारी दवाइयाँ, सब इसी अंगूठी में थीं। अब सब उसकी थीं, लेकिन उसने अंगूठी देखने की जल्दी नहीं की। वो घूमा और सीधा यूई की तरफ उड़ चला। योजक चिन्ह, पतिदेव। यूई की आंखों में पानी था। उसने अभी अभी मौत को आंखों देखा था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा, वो लिन चेन का बच्चा था। अगर उसे कुछ हो जाता, उसने सोचा भी नहीं था। मुझे माफ़ कर देना पति देव, मैं बच्चे को नहीं बचा पाती। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिन चेन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। डरो मत, मैं हूं न, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे का पिता। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। उसने उसके पेट पर हाथ रखा। बच्चा ठीक था। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। सब ठीक था। बहुत देर बाद लिन चेन ने उसे छोड़ा और युन शाओ की तरफ देखा। युन शाओ, तुमने समय पर मुझे खबर न भेजी होती तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये लो तुम्हारा इनाम। उसने एक दवा युन शाओ की तरफ फेंक दी। युन शाओ ने दवा पकड़ी, उस पर बनी अजीब अजीब लकीरें देखीं, उसकी तेज खुशबू सूंघी। ये क्या दवा है? पो जोंग डैन। युन शाओ की सांसें थम गईं। उसकी आंखें फटी रह गईं। पो जोंग डैन, वो दवा जो उसे ड्यू जोंग बना सकती थी। वो दवा जिसके लिए सोल पैलेस का संरक्षक उसे अपना गुलाम बनाने आया था। और आज वो उसकी हथेली में थी। अगर वो लिन चेन का सोल स्लेव न होता तो शायद वो खुशी से चीख पड़ता। उसने दवा को हाथों में थाम लिया जैसे कोई अनमोल रत्न हो। लिन चेन, बड़े साहब, मैं बस। लिन चेन ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया और यूई को लेकर पहाड़ की चोटी पर उतर गया। योजक चिन्ह, नालिन युए अभी भी वहीं खड़ी थी, उसके चेहरे पर अभी भी डर के निशान थे। लिन चेन को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। बड़े साहब, आप न आते तो गुरु। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लिन चेन ने उसके सिर पर हाथ रखा। युए, तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। जब मैं न हूं तो अपने गुरु की रक्षा कर सको। नालिन युए ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, बड़े साहब सच कह रहे हैं। उसकी नज़रें लिन चेन पर थी। उसे देखकर उसका दिल धड़क रहा था। उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी ताकत, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अगर वो उसके गुरुपति न होते तो वो आज ही अपने दिल की बात कह देती। नादान लड़की, ज़्यादा दबाव मत लो। चलो पति देव, अंदर चलते हैं। यूई ने लिन चेन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी उत्सुकता। कई दिनों बाद मिले थे, वो भी चाहती थी। चलो। लिन चेन ने यूई को कमरे में ले जाया। दरवाज़ा बंद होते ही यूई की बाहें उसके गले में डाल दी गईं। उसकी आंखें लिन चेन की आंखों में थीं, उनमें प्यार था, उत्सुकता थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। पति देव, बहुत याद आ रहे थे। यूई, मुझे भी याद आ रही थी। लिन चेन ने उसे संभाल कर रखा। उसका पेट अब बड़ा था, उसे संभाल कर रखना पड़ता था। उसने सिर झुकाया और उसके होठों को छू लिया। यूई ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहती थी। बहुत देर बाद दोनों अलग हुए। यूई की आंखों में अब भी वही उत्सुकता थी, वो रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपने होंठ काटे, हिम्मत जुटाई। पति देव, मैं शादी की रस्म पूरी करना चाहती हूँ। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था, उत्सुकता थी और एक अजीब सी शरारत भी। उसने मन ही मन सोचा, गर्भवती होते हुए भी ये औरत। तुम्हारी मर्जी। उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। पर्दे गिर गए। योजक चिन्ह, लेकिन लिन चेन को नहीं पता था, संरक्षक या कि मौत की लहरें सोल पैलेस के गहरे अंधेरे तक पहुंच चुकी थीं। वहां एक बड़ा संरक्षक जो ड्यूजुन के स्तर का था ने अपनी आंखें खोल दीं। उसने अपने हाथ की हथेली में एक टूटी हुई सफ़ेद लकीर देखी, या कि आत्मा का आखिरी निशान। युन लिंग सेक्ट। लिन चेन, उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे आदमी को मारोगे तो मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने। अगले एपिसोड में देखिए, सोल पैलेस का बड़ा संरक्षक खुद युन लिंग सेक्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो ड्यूजुन है। क्या लिन चेन उसके सामने टिक पाएगा? और यूई के पेट में पल रहा बच्चा, क्या वो लिन चेन की ताकत का अगला कदम होगा या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? तो बने रहिए इसी चैनल पर। और हाँ, अगर आपको ये अंदाज पसंद आया हो तो लाइक करके मुझे बताएं, कमेंट में बताएं कि आप लिन चेन की जगह क्या करते। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।